हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये जो प्रश्न है 2011 से 2019 के बीच जो टेट और सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे प्रश्न लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। प्रश्न है हमारा, ह्यूरिस्टिक विधि किसने खोज की थी? कुक ने, सुकरात ने, आर्म इंगस्ट्रॉम ने या वुडवर्थ ने? तो ह्यूरिस्टिक विधि जो है ये खोज विधि भी कहलाती है। क्या कहलाती है? खोज विधि। और खोज विधि कहें या ह्यूरिस्टिक विधि कहें, इसकी जो खोज की थी वो की थी आर्म इंगस्ट्रॉम ने। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नत की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है, यह कथन किसका है? ये परिभाषा जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो किसका है? सुकरात का है, गेट्स का है, फ्राबेल का है, हर्बर्ट का है? तो ये कहा है गेट्स ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए किस विधि की? व्याख्यान विधि की, दत्त कार्य की, कहानी कथन की या समूह चर्चा की? तो जब निचली कक्षा में जो शिक्षक पढ़ाता है उसको कहानी कथन को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियाँ बहुत ही पसंद होती हैं। और अगर हम कहानियों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो अच्छी तरीके से जल्दी से सीख जाएंगे। अगला है, व्याख्यान अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं? पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना या वैज्ञानिक पद्धति? तो व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना जो है ये वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य हैं। आपका जो है डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम दिया है किसने? रूसो ने, थांडाइक ने, पावलोव ने, नन ने? तो तत्परता का जो नियम है ये थांडाइक महोदय ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। थांडाइक महोदय जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और थांडाइक महोदय ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 8 नियम दिए थे, जिसमें से 3 इनके नियम थे प्राथमिक और 5 थे आपके गौड़। और 3 में से जो प्राथमिक नियम थे वो थे आपके तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम से लिए गए हैं और मैंने अपने वीडियो में शामिल किया है। प्रश्न है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या मानसिक तत्परता के नियम को? तो जो अध्यापक है वो एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है। सफलता का एहसास कराता है कि सफलता क्यों उपयोगी है, क्यों जरूरी है। तो ये आता है प्रभाव के नियम के अंतर्गत। प्रभाव का नियम मैंने आपको बताया था, दंड एवं पुरस्कार का नियम भी कहलाता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न है, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य, वाद विवाद? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लक्ष्य। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक महोदय ने दिया है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। थांडाइक ने अपने सिद्धांत जो है एसआर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन? ठीक है, तो ये होगा आपका ऑपरेंट अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। एक बात मैं आपको बता दूं, जो पुनर्बलन शब्द है, देखिए पुनर्बलन पर जोर जो था वो स्किनर ने दिया था। ठीक है, जैसे इन्होंने जो है अपने प्रयोग में जो है कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया था। तो कबूतर पर जब प्रयोग किया था, देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो है कबूतर बैठा है और यहाँ पर जो है यहाँ से जो है खाना आता है और ये लीवर है। तो जब कबूतर जो है इधर उधर उड़ता है भूख के मारे तो उसका जो पैर है इस पर पड़ता है और यहाँ से भोजन आके नीचे आ जाता है और खा लेता है। यानी पुनर्बलन के रूप में जब कबूतर को खाने को मिलता है तो वो जब उसको भूख लगती वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता। ठीक है, तो पुनर्बलन की बात जो है स्किनर ने की है। जैसे ही
एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया पुनर्वर्ण के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। क्या लिखा है? व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वर्ण के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका ऑपरेंट अनुबंधन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या उपरोक्त सभी? तो मैंने अभी आपको बताया है दंड और पुरस्कार से जुड़ा हुआ कौन है? प्रभाव का नियम। ठीक है, अगला है सामीप्य अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? वुडवर्थ ने, टालमैन ने, हल ने, गुथरी ने? तो ये दिया है आपका गुथरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलान कौन सा सही है, यानी कौन सा मिलान जो है सही है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल जन्म से 2 वर्ष का होता है। पश्च परंपरागत अवस्था का समय 10 से 13 वर्ष का होता है। दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं सही है? तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा? देखिए, इसमें से आपका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय जन्म से 2 वर्ष नहीं होता, ये होता है आपका 2 से 7 वर्ष। और पश्च परंपरागत अवस्था का समय 10 से 13 वर्ष का नहीं होता, ये 13 वर्ष से अधिक का होता है। देखिए, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो थी आपकी जन्म से 2 वर्ष की, दूसरी थी आपकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो थी आपकी 2 से 7 वर्ष की, तीसरी थी आपकी कौन सी? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो थी 7 से 11 वर्ष की, चौथी और लास्ट थी 11 से 14 वर्ष की अवस्था, ये थी आपकी औपचारिक या कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पश्च परंपरागत अवस्था देखिए 13 वर्ष से अधिक की है। कोहलबर्ग ने जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया था, उसमें जो है इन्होंने 3 स्तर बताए थे नैतिकता के। देखिए, पहला था आपका पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा था आपका परंपरागत, तीसरा था पश्च परंपरागत। ठीक है, जो पूर्व परंपरागत था वो आपका 4 से 10 वर्ष का था, परंपरागत था आपका 10 से 13 वर्ष का, और जो पश्च परंपरागत स्तर था वो था आपका 13 वर्ष से अधिक का। तो आपका जो है ऑप्शन डी सही होगा, इसमें कोई भी मिलान सही नहीं है। स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? कुत्ता, चूहा, कबूतर, बिल्ली? तो स्किनर ने सबसे पहले प्रयोग किया था अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर 1938 में। उसके बाद जो है इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया 1943 में। ठीक है, अगली परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, रॉस का, गेट्स का, नन का? तो ये जो कथन है ये है गिलफोर्ड महोदय का। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। ट्रिक बताता हूँ याद करने की। देखिए, व्यवहार और व्यवहार नाम के 2 व्यक्ति थे, 1 और 2। ये आपस में लड़ाई किए। गिल मतलब गला, फोड़ मतलब फोड़ देना। मतलब व्यवहार नाम का एक व्यक्ति, व्यवहार नाम का दूसरा व्यक्ति, आपस में इन्होंने लड़ाई की और एक दूसरे का गिल फोड़ दिया। ठीक है, यानी गला फोड़ दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस परिभाषा को। अगला है आरटीई एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं? 38, 7, 8, 20? तो आरटीई एक्ट जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो है 7 अध्याय हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 में अनुसूची कितनी है? 1 है, 4 है, 6 है, 7 है? तो इसमें 1 अनुसूची है। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 जो है भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। इस डेट को आप जो है रट लीजिएगा, एग्जाम में इसको काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 200 से अधिक छात्र प्राथमिक विद्यालय में होने पर छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होगा? 30:1 यानी 30 बच्चों पर 1 अध्यापक, 35 बच्चों पर 1 अध्यापक, 40 बच्चों पर 1 अध्यापक या 31 बच्चों पर 2 अध्यापक? तो 200 से अधिक छात्र प्राथमिक विद्यालय में होने पर छात्र शिक्षक अनुपात होता है 40:1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होता है, तो नॉर्मली रूप से होता है 60:2 यानी 30 बच्चों पर 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य दिवस यानी न्यूनतम कार्य के घंटे, दिवस नहीं, कितने होंगे? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार 40 घंटे, 25 घंटे, 49 घंटे या 45 घंटे?
तो आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि एक शिक्षक जो है सप्ताह में 45 घंटे कार्य करेगा। आपका जो है डी ऑप्शन राइट होगा। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक वर्ष में कितने कार्य दिवस होते हैं? 220, 180, 200 या 150? तो प्राथमिक स्तर पर जो है एक शिक्षक को कार्य करने के लिए कितने दिन होते हैं? 200 डेज, यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा। और वही बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी जूनियर स्तर पर जो है एक साल में 220 दिन पढ़ाई के दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक स्तर पर जो है एक साल में कितने घंटे पढ़ाई होगी, तो 200 × 4 800 घंटे, ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 × 4.5 मतलब 4.5 घंटे प्रतिदिन, तो ये हो जाता है आपका 1000 घंटे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए प्राथमिक स्तर जो है गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर है वो गांव से जो है 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो है बच्चे आसानी से विद्यालय पहुंच सके। अगला प्रश्न है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिने, साइमन, थ्रस्टन, गैने? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने दिया था। समूह का वजन किस में होता है? टन में होता है। इस तरीके से याद करिएगा। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव द्वारा किया जाता है। यह कथन किसका है? जॉन लॉक का, गैसल का, रॉस का, वुडवर्थ का? तो शिशु कोरे कागज के समान होता है जिस पर लिखने का कार्य अनुभव के द्वारा किया जाता है, ये कहा है जॉन लॉक महोदय ने। आपका पहला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। एक प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा कि सीआर थ्योरी किसने दी है? सीआर थ्योरी जो है ये किसका सिद्धांत है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।